हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट के लिए सीधा आप डाल रखा है जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम पर जो है वो पहले मैं पेपर डाल देता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, तो आप उसमें जांच लें और अपने अनुसार जांच लें, क्योंकि जांच तो हम सकते ही हैं कि 1/3 माइनस मार्किंग है, 5 विकल्प हैं, विकल्प को अगर आपने यानी उसमें नहीं भरा है, कोई खाली छोड़ा है तो उसको भी माइनस कर दें, फिर देख लें कि आपकी अपनी स्थिति क्या है। तो ये सब है, क्योंकि ये ऑफलाइन टेस्ट है। आधार क्लासेज में सेकंड ग्रेड हिंदी यानी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी है, उसके ऑफलाइन टेस्ट चलते हैं, जिसकी सूचना पहले टेलीग्राम पर डाली जाती है। इसलिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। और इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चंस हैं, यानी ये हाफ टेस्ट है, और जिसमें पूरा काव्य शास्त्र है। पूरे काव्य शास्त्र का आपका रिवीजन हो जाएगा, अभी आप देखेंगे तो पूरा काव्य शास्त्र आपने तैयार कर लिया होगा, पेपर आपने दे लिया होगा, कोई जो ही प्रश्न ही आपका गलत हुआ होगा। बहुत ज्यादा क्लिष्ट प्रश्न इसमें नहीं लेने हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र में बहुत ज्यादा क्लिष्ट प्रश्न नहीं आते, और जो क्लिष्ट आते हैं मान लीजिए 1-2 प्रश्न, तो वो फिर हमें आते भी नहीं, तो उनके पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। और हमें स्कोर से मतलब है, स्कोर अच्छा करें। तो आप जो है ना वो टेस्ट ऑफलाइन भी आप दे सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी इसमें टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं। लेकिन जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और उसमें ये देख लें, क्योंकि अभी प्रक्रिया है वो सेकंड ग्रेड की मैंने शुरू कर दी है। अभी इसमें आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां हैं, उन पर बहुत सारी सामग्री आपको बताई जाएगी, प्रश्न भी बताए जाएंगे, वो सब चीजें हैं वो आपसे ये मानो कि अभी शुरू हो गया है। तो ये देखिए, आप पहले ये आप सोल्व करें और उसके बाद में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, आपके मार्क्स क्या रहे, क्योंकि ये 150 अंक का है, 75 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने कितने हासिल किए। लास्ट में फुल टेस्ट भी होगा, कंप्लीट टेस्ट होगा, 5 विकल्प हैं और 5 विकल्प में ये टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। तो ये देखिए, आप मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा। तो ये शब्द शक्तियां हैं वो 3 हमारे सिलेबस में है, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। आगे जो है ना वो प्रश्न बहुत है, इसके सारा अभ्यास हो जाएगा शब्द शक्ति का। ये देखो, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तब मोके भोगू, मैं कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये व्यंजना शब्द शक्ति है, ये सीता ने राम से कहा था। और इसमें आर्ति व्यंजना है, इसमें कौन सी है? आर्थ व्यंजना। अब ऐसे उदाहरण है वो आप केवल आपने टच किए हैं, प्रैक्टिस की है, तो ही आप ऐसा प्रश्न है वो कर सकते हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जिसका सीधा अर्थ नहीं हो। कल्पना से अगर हम अर्थ निकाल पाते हैं, जहां वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही अर्थ प्रकट करने में अक्षम हो, तब जो अर्थ प्रकट होता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। और व्यंग्यार्थ जो है वो जिस शब्द शक्ति में हो वो कौन सी है? व्यंजना। तो ये व्यंजना है। चलती चाकी देख के, ऐसे सभी जो है, अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इस तरह के जो प्रश्न है वो जितने भी होंगे वो व्यंजना शब्द शक्ति के होंगे। और ये प्रश्न लगभग है वो कई परीक्षाओं में पूछे हुए भी हैं। और फिर ये देखिए आप, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, सीधा सीधा अर्थ है, इसलिए यह अभिधा शब्द शक्ति है। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारणता प्रचालित नहीं है, प्रचलित ही है, प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, साधारण अर्थ वाली। अब आप जो है ना वो अर्थ है वो ध्यान में रखोगे, जैसे अभिधा शब्द शक्ति है तो इसमें अभिधेयार्थ, ये देखो आप, अभिधेयार्थ होगा। ऐसे जो है ना वो प्रसिद्धार्थ होगा, प्रसिद्धार्थ। इसमें सबसे ज्यादा बार जो पूछा हुआ है वो है संकेतितार्थ, संकेतितार्थ। ऐसे जो है वो प्रचलितार्थ, प्रचलितार्थ। और 2 अर्थ हम जानते ही हैं कि वाच्यार्थ और मुख्यार्थ, वाच्यार्थ और मुख्यार्थ हम जानते ही हैं। और साधारण अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति है वो अभिधा होती है। फिर ये देखिए आप, अभिधा शब्द शक्ति है वो अन्य 2 शब्द शक्तियां हैं उनका आधार भी है, लक्षणा का और व्यंजना का। जहां न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहां शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? ये प्रश्न संख्या 6 है, तो 6 को हम यहां देखेंगे। ये देखिए आप 6, ठीक है। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति है। लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ दोनों ही अर्थ प्रकट नहीं कर पाते। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें लक्षण है। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। ये 3 जो गुण है वो आपके सिलेबस में है।
और तीनों को आपने पढ़ लिया होगा। अगर आप पूरा चाहें तो मैथिली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उसमें पूरा अभ्यास हो जाएगा। उसमें जो है ना वो पूरा उसमें विश्लेषण बताया हुआ है सारा का सारा, तो वो आप ले सकते हैं मैथिली टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, ये प्रसाद गुण का उदाहरण है, और बाकी के तीनों है वो माधुर्य गुण के उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो भरत मुनि ने मानी। और ये 10 गुण कौन कौन से हैं वो आपको याद भी रखना है। इसमें श्लेष भी गुण मानना है, समाधि भी गुण है। तो ये देखो आगे 10वां प्रश्न, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ये वरिष्ठ भानुजा वे हलदर के वीर। सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया। इस दोहे में है तो इस शब्द शक्ति पूछिए, तो इसमें देखो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना तो है ही, शाब्दी व्यंजना में भी कौन सी है? अभिधा मूला है। फिर अलग से आप देखिए, आप ये काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन किस आचार्य का है? तो दंडी का है। ये किसका है? दंडी का, आचार्य दंडी, जो आलंकारिक आचार्य है। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? वामन का है। ये वामन का है। काव्य ग्राह्यम अलंकारात सूत्र किस का है? तो वामन का है। सौंदर्यम अलंकार है, ये भी इनका है। काव्य ग्राह्यम अलंकारात, ये भी इनका है। और फिर देखो शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, सही है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। इसके आधार पर इसके 3 भेद भी करते हैं। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति था, विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। ये अभी प्रश्न पूछा था और इसमें यही होगा। ये देखिए आप, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। ये देखो प्रतीयमानार्थ होता है, सूच्यार्थ होता है। हालांकि सूच्यार्थ, लेकिन सूच्यार्थ जैसे प्रचलित हो जाता है वो हमें ध्यान रखना है। ये ध्वन्यार्थ है, ये ध्वन्यार्थ है, वो भी पूछा हुआ है। ये जो है वो व्यंग्यार्थ है ही। तो इस प्रकार से ये इतने अर्थ हैं वो व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो विश्वनाथ का। वैसे आगे मैंने एक सामूहिक प्रश्न भी ऐसा दे दिया है। फिर अगला देखो, कंकन किंकिन, देखो अनुस्वारी अनुस्वार अज्ञान है जना माधुर्य गुणों है। नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानव मदन दुंदु भी दिन ही मनसा विश्व विजय कह कीनी। ये पंक्तियां किस गुण का उदाहरण है? तो ये माधुर्य गुण का उदाहरण है। ये 16 प्रश्न हुए आपके। फिर देखो 17 का प्रश्न, आप प्रश्न करोगे तो आपको निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि का है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का। फिर देखिए भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या, काव्य दोषों की संख्या भी इन्होंने 10 ही मानी है। प्रयोजनवती लक्षणा, ये लक्षणी नहीं लक्षणा है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं तो शुद्धा और गौणा। ये देखिए आप, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं गौणी और शुद्धा। गौणी और शुद्धा है, ये याद रखने हैं भेद। ये देखो आप, लक्षणा के भेद हैं वो है प्रयोजनवती और शुद्धा। और इसके है प्रयोजनवती लक्षणा है, इसके देखो ये वो है रूढ़ी और प्रयोजनवती। दोबारा सुन ले आप, देखो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद आ जाए तो 2 हैं, एक तो रूढ़ा और एक प्रयोजनवती। ठीक है, फिर प्रयोजनवती के भेद आ जाए तो आपको 2 ये करने हैं, कौन से? गौणी और शुद्धा। गौणी और शुद्धा होंगे, गौणी और शुद्धा, ये याद रखोगे। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो ये माधुर्य गुण है। नए कांतम अपनी निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, विभाति मानी अच्छा लगता है, कांतम अपनी मानी सुंदर, यानी सुंदरी स्त्री, वनिता मानी स्त्री। वनिता का सुंदर मुख भी बिना आभूषण के अच्छा नहीं लगता, ये अभिमत है। तो ये भामय का है। ये किसका है? भामय का, जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो आचार्य भामय है। और ये अगर आ जाए ना जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, तब किसका है? केशवदास का। निरख सखिए खंजन आए फेरे उन मेरे नंजन ने नयन इधर मन भाई। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो ये माधुर्य गुण है। ये भी कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण ही आज तक सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, तो वो गुण है वो ओज गुण है। तरु रिपु, तरु का रिपु,
यानी पेड़ की दुश्मन है वो अग्नि है, और अग्नि की रिपु जल है। अग्नि का रिपु कौन है? जल, और उसको धारण करने वाला है वो बादल है। देख के वीरे नीति वकुलाए, तो इसमें ये जो है ना वो क्लिष्ट तत्व दोष है। ये हमारी समझ में नहीं आया, हमें काफी माथापच्ची करनी पड़ी इसके लिए। इसलिए कौन सा दोष है? क्लिष्ट तत्व दोष। ये देखो आप, ठीक है। और फिर देखो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो नाट्य शास्त्र में किया है। और फिर देखिए निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये इसमें एक प्रश्न जरूर आएगा, देख लेना आप। ये 4 है, 4 में से एक प्रश्न आएगा, आप ध्यान में रखना। शब्दार्थों सहितो काव्यम भाम्य है, ये भाम्य का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये हमने पहले भी ले लिया, ये विश्वनाथ का है। 5 नंबर, यानी 4 नंबर 5 नंबर। रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द है, ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित राज जगन्नाथ। और तत् है 200, ये जो है वो मम्मट का। तो इसका जो क्रम है वो क्या हुआ? इसका क्रम है वो 4 5 4 5 4 5। देखो किसमें है? पहले में है 4 5 1 2, 4 5 1 2, तो ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न है वो इस बार ज्यादा पूछ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो 27 का प्रश्न इस साइड में है, ये 27 का प्रश्न है। काव्य शोभा या कर्तारो, काव्य शोभा का नाम आते हैं हम दंडी कर देते हैं, तो दंडी नहीं करना है। काव्य शोभा है पूरा पढ़ना है। कर्तारो धर्मा गुणा, तो ये देखिए आप, ये किस आचार्य की उक्ति है? तो वामन की। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट, और काव्य आदर्श के रचनाकार हैं वो दंडी। ये कुछ जो है ना वो कई बार सामान्य प्रश्न भी कर लेते हैं, ये दंडी है। और विश्वनाथ है ये साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। और ये जो है राजशेखर है ये काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। ये ग्रंथ अति महत्वपूर्ण है। और भाम्य का ग्रंथ है वो काव्य अलंकार है, और वामन का है वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। बस ये इतने याद कर लोगे तो बहुत है। एक प्रश्न पूछ सकते हैं, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? आनंदवर्धन ने। फिर अगला देखो, ये थोड़ा याद रखना आपको। 30 का प्रश्न देखो, नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। भरत मुनि ने 8 ही माने। शांत रस है वो, फिर नवा रस है वो बाद में आया, 8 तक माने। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भट्टनायक ने किया था, आचार्य भट्टनायक। रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यानी एक जो है वो प्रश्न इस तरह का आएगा। तो इसमें देखो, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस लौकिक आनंद प्रदान करता है, रस ब्रह्म सवाद सहोदर है, स्व प्रकाशमानंद होता है, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना है। ये देखो, ये होगा इसका उत्तर, यानी लौकिक आनंद नहीं है बल्कि अलौकिक है या पारलौकिक है। बाकी ब्रह्मानंद ब्रह्म सवाद सहोदर लिख दो, चाहे ब्रह्मानंद सहोदर लिख दो, लेकिन अगर ये होता नहीं कि रस ब्रह्मानंद है तो ये गलत होता। ब्रह्मानंद के समान है, ये सही है। फिर 33 का प्रश्न देखो, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो व्यंजना का किससे संबंध है? व्यंग्यार्थ से। बहुत सामान्य प्रश्न ही पूछ सकते हैं। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिद्दड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। लक्षणा में भी कौन सी है? साध्य अवसाना। ये गौणी साध्य अवसाना, साध्य अवसाना, क्योंकि इसमें केवल जो है वो उपमान का ही उल्लेख है, उपमेय का उल्लेख नहीं है। साध्य अवसाना गौणी लक्षणा, सारोपा नहीं है। और फिर आगे देखिए आप, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? विश्वनाथ सम्मिलित नहीं है, बाकी ये अलंकारिक ही है सारे। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? रोमांच कंप तो विषाद नहीं है, विषाद है वो सात्विक अनुभव नहीं है, बल्कि ये कौन सा है? संचारी भाव। सात्विक अनुभव 8 पक्के याद कर लेना। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुल कातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है, तो इसमें निहित रस है वो अद्भुत रस है। निम्न विकल्पों में स्थायी भाव था, उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए। इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। शोक करुण रस से, ये अमरस भयानक रस, ये नहीं होगा। भयानक का भय होता है, ये पक्का आएगा, आप ध्यान कर लेना। ये आपके 38 प्रश्न हो गए।
फिर देखो 39 का प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? रस का अवयव वे विचारी भाव, तो संचारी भाव को कहते हैं विभाव है, स्थायी भाव है, अलंकार नहीं है। इसके चार ही होते हैं, एक चौथा हो रहा है अनुभाव। अनुभाव कोई प्रश्न आपका इनमें से गलत नहीं होना चाहिए, वरना इसका मतलब आपकी तैयारी है वो ठीक नहीं है। मंदरेतन कागद का पुतला, लोग बूंद बिनिसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। जहां वैराग्य हो वहां शांत रस होगा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, क्रोध ही आ गया, इसका मतलब यहां रौद्र रस है। कौन सा रस है? रौद्र रस। फिर अगला देखो 42, जन्म मरण से भय वैराग्य तत्व और शास्त्र आदि के चिंतन होने वाले रस का नाम है शांत रस। शांत रस। निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। ये संचारी भाव आपको देखने पड़ेंगे, त्रास, आवेग, धन्य, शंका, अपस्मार। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो ये देव ने किया था। ये देव। तात्पर्य, आगे तात्पर्य का और छल का इन्होंने किया था। और फिर इसमें 45 का प्रश्न देखो आप। देखो गर्मी ज्यादा है, पसीने पसीने हो रहा हूं, सब्सक्राइब तो कर लो अब, ठीक है, देखा करो, आपको ही फायदा है, दूसरे को ही बताओगे। जो दूसरे को 5-7 को अगर इस तरह से गाइड कर देता है टेस्ट सीरीज लेने के लिए, कोर्स लेने के लिए, यूट्यूब पर क्लास लेने के लिए, या सब्सक्राइब करने के लिए ही अगर कर देता है, टेलीग्राम से जोड़ता है, तो उसको वैसे ही प्रश्न आ जाएंगे। यानी इसका मतलब उसकी निष्ठा है और वो पढ़ेगा और उसको फायदा होगा। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है? ब्रह्मास्वाद सहोदर यह है, स्वप्रकाश आनंद है, लोक चमत्कार प्राण, ये एक ही प्रकार का प्रश्न आ गया। ये देखो लोक चमत्कार प्राण नहीं है, ये पारलौकिक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? तो इसमें संचारी भाव नहीं है, ये स्वर भंग नहीं है। देखो जो दिखता है वो अनुभाव है, तो स्वर भंग हो अपन दिख जाए, यानी अवरुद्ध हो। कोई स्वर भंग का मतलब जैसे बोलते समय और बहुत ज्यादा दुख हो जाए तो बोल नहीं पाए और जो स्वर है ना वो अवरुद्ध हो जाए, तो वो अवरुद्ध होने वाला है, वो है इसमें। इसका मतलब दिखता है, जो दिखता है वो अनुभाव है, संचारी भाव नहीं है। फिर अगला देखो, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है? उस निबंध से लिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 पक्के याद कर लेने हैं। मनो कला, शशिभान कला, 16 सो बनिया। इस पंक्ति में रस है श्रृंगार, यह श्रृंगार रस का है, पृथ्वीराज रासों से लिया गया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद है, तो आप इसमें गिनोगे तो आपको 12 वर्ण मिलेंगे। और नभो भरो, ये आगे वैसे प्रश्न आ रहा है, तो इसमें द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित का प्रसिद्ध उदाहरण है, इस बार द्रुत विलंबित इंपोर्टेंट है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं, तो इसके प्रत्येक चरण में 1 नगण, 2 बगण, 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। यानी नभो भरो, नगण, भगण, भगण, रगण, और 12 वर्ण होते हैं। फिर प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 मात्राओं पर येती, अंत में लघु गुरु की छंद में होता है, तो हरिगीतिका में, यह हरिगीतिका में। फिर अगला देखो, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो अर्धसम मात्रिक है, तो मात्रिक अर्धसम, जिसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। संसार की समर स्थली, इसमें हरिगीतिका का यह प्रसिद्ध उदाहरण है। और फिर देखो, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? तो ये देखिए आप, भुवन में सुख शांति भरो उठो, इसमें आपको देखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
और ये जो है ना वो नगण है, इतना इसमें पर्याप्त है। और ये किसमें होगा? द्रुत विलंबित छंद में। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये प्रसिद्ध चौपाई छंद है। चौपाई छंद में प्रत्येक के चरण में 16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु लघु वर्ण नहीं होता, यानी जगण और तगण नहीं होती। अगर आपको पूरा उसमें देखना है तो आप और मैथिली टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं। अभी कोर्स तो आपसे इतने समय में नहीं होगा, लेकिन मैथिली टेस्ट सीरीज है वो आप कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में आप मैथिली टेस्ट सीरीज है वो कर सकते हैं। एक बार अगर आप चाहें तो उसमें फिर ऑफर दिला सकते हैं आपको, क्योंकि ऑफर आगे से आएगा तो 50% ऑफर है वो इसमें फिर भी दिला सकते हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जय नेक सयान पर बांक नहीं, तय सांच, ये किस छंद में लिखी गई है? तो सवैया में। ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 22 से 26 तक 22 से 26 तक वर्ण है वो सवैया में होते हैं। और कवित है ना, उसमें कवि छंद में 31 से 33 तक वर्ण होते हैं, ये देखिए आप। और ये गणमुक्त होता है, कवित है वो गणमुक्त है, सवैया है वो गणबद्ध है, और ये गणमुक्त है। सवैया है वो साधारण छंद है, और ये क्योंकि 26 वर्ण से ज्यादा हो गए कवित में तो ये दंडक छंद है। कंकन किंकिन, इस बार ये पूछा है उत्पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो छंद जो है ना वो इसमें देखो आप मात्रा गिन लो, 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 मात्राएं हैं और अंत में 2 लघु वर्ण है। 2 लघु वर्ण और 2 गुरु वर्ण है वो इसमें अच्छा माना जाता है, तो चौपाई छंद है। फिर अगला देखो, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तजी डारूं, इसमें सवैया छंद है। सवैया छंद शास्त्र के प्रणेताचार्य माने जाते हैं, तो ये प्रणेताचार्य है वो पिंगल माने जाते हैं, पिंगल ऋषि। इसीलिए पिंगल छंद को, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने व्याख्या की लौकिक छंदों की। जी सुमृत शुद्धि हुई, वैसे ये शुद्धि है, मिद्धि ऐसे लिख दिया होगा, शुद्धि हुई, ये आपके बालकांड में है। गन्नाए करिवर बदन, तो इसमें चारों दिए हुए हैं, ये सोरठा छंद है। ये गलती से जो ऑफलाइन की है उसमें 2 छंद बता दिया गया था, वो गलत है, ये सोरठा छंद है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार है। बिहारी की का प्रसिद्ध है ये दोहा। उदित उदयगिरी मंच पर, इसमें रूपक अलंकार है, ये सांग रूपक है। रूपक में भी सांग रूपक अलंकार है। जहां उपमेय स्वयं अपमा उपमान हो वो अनन्वय उपमा अलंकार है, ठीक है ना। ये उपमेय उपमा जिसमें एक बार उपमान और एक बार उपमेय बन जाता है तब होता है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना, ये किस अलंकार का परिचायक है? तो विभाग, यानी ये कौन सा है? विभाव ना, यानी जिसमें कारण न हो, तो ये विभावना अलंकार। फिर अगला देखो, बीती विभावरी जागरी। अगर आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कोई धोखा नहीं होगा, बहुत सारी सामग्री आपको हिंदी में मिलेगी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी, इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है, तो ये भी रूपक अलंकार है और सांग रूपक है, ये भी सांग रूपक। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तो ये संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार में वैसे ये जो है वो वाचक शब्द भी होते हैं, जैसे या, अथवा, या फिर की। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, वो सारे इसमें होते हैं। फिर अगला देखो आप, रूपक अलंकार के भेद हैं तो 3, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिर जानी समझी मानी, ऐसा अगर आ जाए तो वहां पर हमेशा भ्रांतिमान अलंकार होता है, ये भ्रांतिमान, ठीक है ना। ओस बिंदु चुगिरी हंसिनी मोती उनको जान, ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। जहां एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहां कौन सा अलंकार है? सीधा प्रश्न भी पूछ सकते हैं तो सलेश अलंकार। और भिन्न
भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो तो यमक अलंकार। सीता के पैर कमल समान है, हरिपद कोमल कमल से, में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, सीधा दिख रहा है। सा से ये आ जाए वहां उपमा अलंकार। सामान्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर, इसमें सुब्रन है वो श्लिष्ट पद है तो श्लेष अलंकार। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहां अलंकार होता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, तो संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। और ये हमेशा इसमें उपमान है वो उत्कृष्ट होता है। ये अभी सेकंड ग्रेड में पूछा था संस्कृत डिपार्टमेंट में। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें बिनु का प्रयोग हो गया तो विभावना अलंकार। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को गटिए वर्ष बानुजा वे हलधर के वीर। वर्ष बानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष। और वृष बानुजा है इसमें सभंग श्लेष है, सभंग श्लेष। क्योंकि वृषभ जोड़ अनुजा एक बार तोड़ेंगे और वृष भानुजा दो जगह से टूटेगा, अलग अलग भंग करने पर ही इसके अलग अर्थ निकलते हैं। तो ये आपका 75 क्वेश्चंस का पेपर था। हाफ पेपर है वो 75 क्वेश्चंस के होंगे, लास्ट पेपर है उसमें 150 प्रश्न होंगे। तो ये आपको जान लेना है और ये आपको अच्छी तरह से जान लेना है। और फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए पहली बार जो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लें, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, उस पर पेपर देख सकते हैं आप। ये पेपर डाल दिया गया है। और इसके अलावा मैथिली टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो ये था आज का सॉल्यूशन। धन्यवाद।